हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल स्टडी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी सीरीज़ का 7th लेक्चर है ये, इन विच हम लोग 4th चैप्टर इस बुक का, जो कि आरजे कुमर की बुक है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी नाम है इसका, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ द 4th चैप्टर। अभी तक के जो 6 पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के, जो भी 6 क्लासेस हुई हैं, उनमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। नाउ दिस चैप्टर, ये हमारा 3 पार्ट्स लेगा। तो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ क्लिनिकल असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यानी इसमें अभी तक जो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या लोगों के पर्सपेक्टिव थे, फिर क्या क्या अलग अलग मॉडल आए, फिर उन मॉडल्स में लोगों ने ट्रीटमेंट करने के क्या क्या तरीके बताए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग रिसर्च की बात कर रहे थे, जो भी रिसर्च वगैरह हुई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, कि जहाँ पर उन सारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं पेशेंट्स पर, या जो भी क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर, वो टेस्ट करने वाले हैं उनके बिहेवियर को, और उनकी ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर 4th का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग असेसमेंट का पार्ट पूरा पढ़ने वाले हैं। असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर में। असेसमेंट का पार्ट हम लोग इस क्लास में करेंगे, देन जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग पूरा डायग्नोसिस का टॉपिक करेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। दो ये जो मतलब है, ये भी दो अभी तक के, क्योंकि सारे चैप्टर्स हमने दो दो पार्ट में पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, तो ये भी 2 पार्ट में हम लोग कर सकते थे। बट बिकॉज ये तीनों आपस में अलग अलग, मतलब एक डिस्टिंक्ट टॉपिक है पूरे पूरे, ठीक है, इन तीनों की मीनिंग अलग है, इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। तो अगर ये हम लोग 2 लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे तो घौच पौच हो जाएगी। इससे अच्छा एक एक टॉपिक करेंगे क्लियरली, एक एक चीज़ को कम्प्लीटली समझते हुए। ठीक है, चलो। सबसे पहले हम जब इस चैप्टर का नाम सुन रहे हैं, क्लिनिकल असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो उसमें हमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं। क्लिनिकल का तो मतलब आपको समझ गया कि जो क्लिनिक्स में या जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब वहाँ पर हमने और 3 टर्म्स देखे, असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इनका मतलब क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल या किसी भी केस में आप देखो, असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पेशेंट हमारे पास आता है, नॉर्मली हम देख रहे हैं, हम साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मत देखो, नॉर्मली देखो। अगर कोई डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है नॉर्मली, ठीक है, उसके पास कोई पेशेंट आता है फीवर के लिए मान लो, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले असेसमेंट करेगा, उनसे पूछेगा कि वो क्या क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स उनको लग रहे हैं। ठीक है, वो बताएंगे इतना मुझे टेम्परेचर हो रहा है, और मुझे मान लो वॉमिटिंग की इशू हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे ऐसे जो भी सिम्टम्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो उनको बताएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो गई, दिस प्रोसेस इज नोन एज असेसमेंट। असेसमेंट जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके सिम्टम्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट में जैसे उन्होंने कुछ, आप जैसे मान लो अगर उनको डाइजेशन की इशू रही, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने क्या डाइट ली थी पिछले 2-3 दिन में, आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं खाया। तो ये सारा प्रोसेस जो सिम्टम्स पता करने का होता है, दैट इज असेसमेंट। अब जो सिम्टम्स हमें पता लग गए हैं, उनको जो भी थ्योरीज हमने पढ़ रखी हैं, या जो भी डिसऑर्डर्स या जो भी डिजीजेस या जो भी इशू हमने पढ़ रखा है, उनके सिम्टम से मैच करेंगे कि ये जो सिम्टम्स हैं वो पर्टिकुलर किस बीमारी के या किस प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। और फिर जो है उन सिम्टम्स को, जो है उन थ्योरीज से या उन इश्यूज़ के सिम्टम से मैच करने के बाद हम बताते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस इंडिविजुअल को क्या है। तो साइकोलॉजी में भी ऐसा ही करते हैं, जो भी उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते, पहले असेसमेंट करेंगे सब कुछ, एंड देन हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी में ये सारे सिम्टम्स जाके फिक्स हो रहे हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि उनको क्या बीमारी है, मान लो अगर मुझे पता चल गया कि उनको फीवर है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो फीवर के हैं और इंडाइजेशन के भी हो सकते हैं, या उनको डायरिया का इशू हो सकता है, तो ऐसे करके उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमने असेसमेंट किया है, जो भी हमने डायग्नोसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्रीटमेंट, उनको मेडिकेशंस देंगे, या जो भी और एडवाइसेस देनी है वो सारी देंगे। तो उस हिसाब से ही साइकोलॉजी में भी जब उनको पता चल जाता है कि क्या इशू है, तो वो फिर उसके हिसाब से थेरेपी ढूंढते हैं कि इनको क्या थेरेपी हमें देनी चाहिए। और हर इंडिविजुअल के हिसाब से, मतलब वो अपनी अपनी अलग अलग थेरेपी बताते हैं कि कौन सा मेथड इस प्रॉब्लम में बेस्ट रहेगा इस इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, सिंपल आपको टर्म्स की मीनिंग समझाने के लिए, एक कॉमन कॉन्टेक्स्ट में। अभी मैंने साइकोलॉजी से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लिंक करके बताया भी नहीं, अभी तो हमने नॉर्मल एग्जाम्पल लेके समझा। ठीक है, आते हैं हम लोग साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को समझने के लिए। क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है? क्लिनिकल असेसमेंट में हम क्यों कोई इंडिविजुअल अब नॉर्मली बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, और ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये बातें समझते हैं हम इस असेसमेंट में। तो पहले हम देखेंगे कि वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, और हम तब थोड़ा थोड़ा उसके सिम्टम्स उसको नोट डाउन करेंगे। तो क्लिनिशियंस क्या करते हैं, हाउ अ पर्सन मे बी हेल्प एंड ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, वो पता लगाते हैं इसका मेन मोटिव क्या होता है, हम क्यों असेसमेंट कर रहे हैं, ताकि हम उस पेशेंट को
ठीक कर सकें। ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग जो हमने मॉडल्स पढ़े बहुत सारे, उनका फोकस अलग अलग होता था। जैसे हर मॉडल में किसी के अबनॉर्मल बिहेवियर के लिए वो अलग रीज़न बताते हैं, किसी एक चीज़ को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ऐसे जो हर मॉडल के फील्ड के अलग अलग क्लिनिशियंस हैं, वो अपने जो भी मॉडल के मतलब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई साइकोडायनेमिक क्लिनिशियन है, तो वो क्या करेगा, वो पर्सनैलिटी असेसमेंट यूज़ करेगा। उसका मेन मोटिव है जो भी अनकॉन्शियस थॉट्स, अनकॉन्शियस फीलिंग्स, अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उनको उनके बारे में पता लगाना, ताकि वो उनको ही जिम्मेदार ठहरा सके उस इंडिविजुअल के नॉर्मल बिहेवियर के लिए। तो वो क्या करेगा, उन्हीं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को अपने टेस्ट में पता लगाने की कोशिश करेगा। अगर कोई बिहेवियरल या कॉग्निटिव क्लिनिशियन है, कॉग्निटिव क्लिनिशियन पता करने की कोशिश करेगा कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है, वो कैसी सोच उनके दिमाग में आती है। बिहेवियरल क्या करेगा, वो भी ऐसे उनके स्पेसिफिक डिसफंक्शनल बिहेवियर्स के बारे में जानेगा। तो यही सारे अलग अलग मॉडल के जो क्लिनिशियंस हैं, वो अलग अलग तरीके का मेथड यूज़ करते हैं असेस करने के लिए किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स को। ठीक है, अब देखो असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं। असेसमेंट टूल्स होते हैं जो भी टेस्ट या जो भी मेथड कोई भी क्लिनिशियन यूज़ कर रहा है उन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, वो उसे हम कहते हैं असेसमेंट टूल्स। टूल्स मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल मशीनरी या टूल की बात नहीं हो रही है। जो भी टेस्ट या जो भी चीज़ें, इक्विपमेंट्स या टेस्ट या मेथड जो भी है, वो सारा जो भी यूज़ करते हैं उसको हम असेसमेंट टूल कह रहे हैं। अब इन असेसमेंट टूल्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, अगर वो क्वालिटीज़ होंगी तभी वो टूल सही होगा, यानी उसे हम इस्तेमाल कर सकेंगे असेसमेंट की प्रोसेस में। अगर नहीं होंगी ये क्वालिटीज़ तो नहीं कर सकेंगे। वो कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं, वो मेनली 3 क्वालिटीज़ होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। क्या, पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है, इट रिफर्स टू सेटिंग अप कॉमन स्टेप्स दैट ऑल क्लिनिशियंस मस्ट फॉलो व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ टेस्ट। इसका मतलब होता है कि एक लिखा हुआ, एक डिटरमाइंड स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है इस टेस्ट को कैरी ऑन करने का, और वही आप स्टेप फॉलो करेंगे हर कोई क्लिनिशियन। जैसे मान लो मुझे किसी का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्या करोगे आप, पहले ब्लड आप लोगे उसका, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको लैब में लेके जाओगे, वहाँ पर वो जो उनका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो चेक करते होंगे, हीमोग्लोबिन लेवल निकालते होंगे। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो हर लैब में सेम ही काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पैथ लैब्स हैं हमारे यहाँ, बट उन सारे लैब्स में एक ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ असेसमेंट टूल, ऑफ एन असेसमेंट टूल। क्या मतलब कि एक ही कॉमन स्टेप्स होंगे जो सारे क्लिनिशियंस फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक मैथ स्किल टेस्ट हमने किया जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, और उसमें हमने एक नॉर्म ग्रुप होता है। अब नॉर्म ग्रुप क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। नॉर्म ग्रुप यानी हमने एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल लिया है जो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी पॉपुलेशन में जितनी भी वैरायटी है वो हर वैरायटी के कुछ कुछ लोग उस हमारे नॉर्म ग्रुप में, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होने वाला है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि उनके ऊपर किया हुआ टेस्ट हम जो है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे ही हम बाकी लोगों के जो भी रिजल्ट आने वाला है उसे जज करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर मैथ स्किल टेस्ट में हमने जो एक नॉर्म ग्रुप लिया जिसमें 100 लोग हैं और वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। जैसे स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं। अगर हम लोग सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स का देखेंगे तो भाई वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके अंदर कुछ तो मैथ स्किल्स होंगी ही, ठीक है। लेकिन अगर वही हाउस वाइफ हैं, या मान लो हाउस वाइफ का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, मान लो कहीं ऐसे गांव में हम चले गए, वहाँ के लोग अगर ऐसे हैं कि जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें क्या मैथ स्किल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा सारे फॉर्मूले आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के, नहीं आएंगे। तो अगर हम इनके ऊपर सिर्फ टेस्ट कर लेंगे और उसके रिजल्ट के हिसाब से बाकी लोगों को जज करेंगे तो वो तो गलत रिजल्ट देगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें अपने नॉर्म ग्रुप में भी ऐसे सारे लोग पॉसिबल, जितने वैरायटी हो सकती है उतने वैरायटी ऑफ लोग हमारे पास होने चाहिए। जब उनके ऊपर हमने ये मैथ स्किल टेस्ट किया तो उनका एवरेज स्कोर 65% आया। अब इसी 65% के स्कोर से हम जो भी लोगों का टेस्ट करेंगे उनको कंपेयर करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक पर्सन रवि है, वो टेस्ट देने आया, उसने 80% मार्क्स स्कोर किया, तो अब हम कैसे इसको जज करेंगे, रवि का मार्क्स 80% है जो कि नॉर्म ग्रुप के एवरेज स्कोर से ज़्यादा है। इसका मतलब कि रवि के अंदर जो मैथ्स की स्किल्स हैं वो अबव एवरेज हैं, एवरेज से ज़्यादा हैं। अगर यही स्कोर रवि का 50% मान लो बाय द वे आया होता सपोज, तो वो एवरेज से कम होता, एवरेज 65 है, उससे तो कम है ये। इसका मतलब कि उसके अंदर जो मैथ स्किल्स हैं वो लोअर दैन एवरेज हैं, यानी उसके अंदर मैथ्स की स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं पाई जा रही। ठीक है, सिंपल हमने समझा कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही
जो है वो मेथड सारे क्लिनिशियंस यूज़ कर रहे हैं और उस मेथड को हमने पहले से एक पॉपुलेशन पे टेस्ट कर रखा है जिसको हमारा नॉर्म ग्रुप कहा जाता है और उसी के बेसिस पे हम उसी से कंपैरिजन करके बाकी अलग अलग लोगों के जो इंडिविजुअल हम टेस्ट कर रहे हैं उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो नॉर्म ग्रुप वाला काम है ये रिसर्च के वक्त पे कर रखा होगा उन रिसर्चर्स ने जिन्होंने ये मेथड निकाला होगा, जो भी टेस्ट का मेथड जिन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया होगा उन्होंने ये करके दिया है हमें कि इसका एवरेज स्कोर मान लो इतना आना चाहिए, तो हम उसी से कंपेयर करके आज तक भी लोग उस टेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। नेक्स्ट होता है रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि हर बार जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है अगर हम एक ही इंडिविजुअल पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की रिलायबिलिटी हो सकती है। एक होता है टेस्ट रिलायबिलिटी। इसका मतलब है मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक टेस्ट लिया, पर्सनैलिटी टेस्ट किया। अब ये टेस्ट रिटेस्ट का एग्जाम्पल है। मान लो मैंने एक पर्सनालिटी टेस्ट किया, उसमें कोई एक इंडिविजुअल ए है और एक इंडिविजुअल बी है। आज जब मैंने टेस्ट किया तो इनकी पर्सनालिटी का स्कोर मान लो 50% आया उस टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनकी पर्सनालिटी का स्कोर मान लो 80% आया उस टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 वीक लेटर जब मैं वो टेस्ट कर रही हूँ तो इनकी पर्सनालिटी का मान लो 51 आ गया, 51 आया, ठीक है स्कोर, और इनकी पर्सनालिटी का मैंने कहा मान लो 79.4 आ गया। ठीक है, ये स्कोर आ गया। तो मैंने क्या कहा कि एक वीक पहले और एक वीक बाद अगर हम सेम टेस्ट यूज़ करके सेम चीज़ सेम इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके स्कोर जो है वो लगभग सेम आने चाहिए। अच्छा इतना ज़्यादा ऊपर मतलब 1% ऊपर नहीं चाहिए, 0.25, 0.5, 0.4 इतना चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर इनका 50 आया था तो इनका सीधे जो है अगले टेस्ट में पता चले एक हफ्ते बाद 90 आ रहा है, इनका अगर 80 आया था तो इनका 30 आ रहा है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। यानी फिर वो टेस्ट जो है वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी उसकी बहुत कम है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट होता है एक इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ये जो है वो उन टेस्ट में देखा जाता है जहाँ पर जो कोई जज है जो कि किसी एक क्वालिटी का या किसी जो भी चीज़ हम असेस कर रहे हैं उस पर स्कोर करने वाला है। जैसे मान लो मैंने कोई ड्राइंग टेस्ट हुआ है स्कूल में, जैसे मान लो, ठीक है, अब एक इंडिविजुअल ए है और एक इंडिविजुअल बी है और हमारे पास जजेस भी दो हैं, मान लो नंबर 1 जज और नंबर 2 जज, सेम इनको भी वो नंबर 1 और नंबर 2 जज स्कोर देने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 जज ने इनको जो है वो 3 दिया मार्क्स, आउट ऑफ 10 की हम लोग बात करें, मान लो 10 में से हम लोग ये स्कोर्स दे रहे हैं। ठीक है, इनको 3 दिया है, इनको 7 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बी को जो है वो नंबर 1 ने क्या दिया, इन्होंने जो है वो 4 दिया है और इन्होंने सेकंड जो जज हैं उन्होंने इनको 5 दिया है। अब यहाँ पर आप मुझे ये चेक करके बताएंगे कि कौन से केस में इंटर रेटर रिलायबिलिटी ज़्यादा पाई जा रही है। ये हम कैसे देखेंगे? इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा एग्रीमेंट पाया जा रहा है दो जजेस के मार्क्स के बीच में। एक चीज़ को जब आप टेस्ट कर रहे हो, एक ही ड्राइंग है तो उसको एक लोग जो है वो 3 मार्क्स दे रहे हैं, एक लोग 7 मार्क्स दे रहे हैं, मतलब ये इतना भी क्या इनको गंदा लग गया, और ये अगर मान लो वो ड्राइंग सच में गंदी है तो इतना भी क्या इनको अच्छा लग गया। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। ठीक है, बट बी के केस में हम देख रहे हैं कि दोनों ही जजेस ने आसपास के स्कोर दिए हैं, मतलब दोनों लगभग सेम जजमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर सेम है तो उसके बारे में जो जजमेंट आनी चाहिए वो भी लगभग सेम आनी चाहिए, ज़्यादा अंतर तो नहीं होना चाहिए इतना ज़मीन आसमान जितना। तो जहाँ पर वो अंतर बहुत कम है, यानी लगभग सेम जो है वो दो जज लोग जो हैं वो लगभग सेम स्कोर दे रहे हैं, वहाँ उस टेस्ट में इंटर रेटर रिलायबिलिटी को हम कहते हैं कि ज़्यादा होती है, और जहाँ पर अलग अलग स्कोर दे रहे हैं वहाँ पे कम होती है। यानी यहाँ इस केस में एक केस में इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या है वो बहुत कम है। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया होगा, आई होप ये। नेक्स्ट होता है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी किसी भी टूल का मतलब होता है कि जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है वो वही मेजर कर रहा हो। ठीक है, अगर मैंने कोई टेस्ट बनाया है किसी के डिप्रेशन को मेजर करने के लिए, मान लो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए, तो वो मुझे कहीं उनकी इंटेलिजेंस तो नहीं बता रहा। अब मैंने अगर डिप्रेशन टेस्ट करने के लिए बनाया है तो वो मुझे अगर उनका आईक्यू लेवल बताने लगे, इंटेलिजेंस लेवल बताने लगे, तो क्या वो टेस्ट सही होगा, क्या वो वैलिड होगा? नहीं, वो वो वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी बहुत कम है इसका मतलब। ठीक है, तो सिर्फ कोई टेस्ट सेम रिजल्ट दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड भी हो। मान लो अगर मैं कोई टूल मैंने बनाया है और मैंने उसको डिप्रेशन नापने के लिए बनाया है, डिप्रेशन मेजर करने के लिए, बट वो मुझे इंटेलिजेंस बता रहा है, और जब मैंने आज इंटेलिजेंस लेवल देखा तो वहाँ पर भी मान लो 95 इंटेलिजेंस आई, और मैंने एक हफ्ते बाद देखा तो भी लगभग 95 ही या 94 समझ लो आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिलायबिलिटी तो बढ़िया है, अच्छी खासी, कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो गई कि हम जितनी बार भी एक ही इंडिविजुअल पर जितनी बार भी टेस्ट कर रहे हैं वो सेम ही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो किसी की बदल नहीं जाएगी 10 दिन में, 7 दिन में ऐसे। तो लेकिन
फिर भी वो टेस्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए थोड़ी ना बनाया गया था उसे तो डिप्रेशन मेजर करना था ना, बट वो गलत चीज़ मेजर कर रहा है। भले वो रिलायबिलिटी अच्छी है बट वो वैलिड नहीं है। समझ में आया ये पॉइंट? नाउ वैलिडिटी इज ऑफ 3 टाइप्स, फेस वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कॉन्करेंट वैलिडिटी। इन तीनों का क्या मतलब होता है? फेस वैलिडिटी का मतलब है कि उस टेस्ट को जो भी चीज़ मेजर करने के लिए बनाया गया है, क्या वो सच में वो चीज़ मेजर कर भी रहा है, या सिर्फ हमें उसका फेस यानी उसको ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि हाँ वो ऐसा काम कर रहा है। मान लो मैंने किसी के मैथ स्किल टेस्ट के बारे में भी हमने पीछे बात किया था, तो चलो हम वही देख लेते हैं। तो किसी के अंदर मैथ्स की स्किल्स कैसी हैं हमें वो देखना है। मान लो एक टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन है कि 2+2 क्या होता है, और मैंने कह दिया 10-6 क्या होता है। ये मैंने 2 क्वेश्चंस रखे। अच्छा, ये टेस्ट जो है वो है तो मैथ्स का ही टेस्ट, तो हमें देखने में क्या लगेगा, हाँ यार ये मैथ्स स्किल्स ही तो चेक कर रहा है भाई। किसी को अगर 2+2 10-6 आता है तो ये मैथ्स ही तो हुई। लेकिन क्या ये टेस्ट सिर्फ 2+2 ऐड करके हमें बता देना या 10-6 कर देना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर बहुत अच्छी मैथ्स स्किल्स हैं? नहीं। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू क्या दे रहा है, फेस इसका ऊपर से सरफेस देख के हमें क्या लग रहा है कि हाँ यार ये चेक तो मैथ्स स्किल ही कर रहा है, तो ये टेस्ट वैलिड होगा। बट ये टेस्ट प्रॉपरली वैलिड नहीं है, यानी इसका मतलब उसकी फेस वैलिडिटी जो है वो कम है, लोअर है। समझ में आया फेस वैलिडिटी? नेक्स्ट होता है हमारा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, यानी कोई भी जो टेस्ट है क्या वो हमें फ्यूचर के बारे में भी कुछ प्रेडिक्शंस दे सकता है, क्या हो सकता है फ्यूचर में वो हमें बता सकता है। जैसे प्री बोर्ड होता है मान लो स्कूल्स में, ठीक है, प्री बोर्ड का एग्जाम लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम जो होता है वो बोर्ड एग्जाम से पहले आपको एक आइडिया दिलाने के लिए होता है कि हाउ योर परफॉर्मेंस विल बी इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो अक्सर जो है वो बच्चों को घर से क्या धमकियां मिलती हैं कि प्री बोर्ड में तुम्हारा जो मार्क्स आएगा वो देखकर हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आने वाले हैं। ठीक है, ऐसी धमकियां मिलती हैं बच्चों को। तो वहाँ पर ये जो प्री बोर्ड है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो प्री बोर्ड के मार्क्स होते हैं वो एक्चुअली बच्चों के मार्क्स को प्रेडिक्ट करते हैं? अब जैसे बहुत सारी जगह पे हम कह सकते हैं कि हाँ मान लो मैं सपोज कर, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं, बट अगर सपोज कर लो, मैं दोनों कंडीशन बता देती हूँ। अगर हम लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, हमने देखा है कि जो बच्चे प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स करते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छा मार्क करते हैं, मतलब अच्छा स्कोर करते हैं, तो हम कह देंगे हाँ भाई इसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे प्री बोर्ड में कम मार्क्स लाते हैं वो बहुत ज़्यादा और बेटर प्रिपेयर करने लगते हैं, क्योंकि एक बार अगर उनको धक्का मिल गया, अगर उनको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे, और उनको अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए हैं तो वो उन पर और ज़्यादा मेहनत करेंगे, रिफाइन कर लेंगे उन्हें, एंड देन वो लोग बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो जो लोग प्री बोर्ड में बेकार परफॉर्म कर रहे हैं वो शायद बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि ये जो प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है क्या हमें ये फ्यूचर की प्रेडिक्टेबिलिटी बता पा रहा है, नहीं। इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या हो गई इस टेस्ट की, कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी कहती है, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कोई 2 टेस्ट है, मान लो मैंने किसी की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट ए और टेस्ट बी, 2 टेस्ट का इस्तेमाल किया, और दोनों ही टेस्ट में उसके मार्क्स लगभग सेम आ रहे हैं, यानी वो दोनों टेस्ट हैं वो आपस में कॉन्करेंटली वैलिड है, यानी उनकी कॉन्करेंट वैलिडिटी ज़्यादा है। बट अगर मैं यही कहती कि ए में उसका मार्क्स मान लो 2 आ रहा है और बी में वो जो है वो 8 मार्क्स स्कोर कर रहा है 10 में से, तो मैं क्या कहती यहाँ पर कि इनकी कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या है, कम है, यानी ये दोनों ही टेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके के स्कोर्स, अलग अलग तरीके का रिजल्ट यील्ड कर रहे हैं, तो उनकी कॉन्करेंट वैलिडिटी कम हो जाएगी। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी में 2 टेस्ट होना ज़रूरी है चेक करने के लिए, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। ये तीनों थे हमारे जो वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और रिलायबिलिटी, क्या तीनों हमारे असेसमेंट टूल्स में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि किन टूल्स में ये क्वालिटीज़ ज़्यादा पाई जाएंगी और कम पाई जाएंगी, यही उनकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन बन जाएगा। कैसे, देखो, सबसे पहला टूल जो होता है वो होता है क्लिनिकल इंटरव्यू। यानी टूल का मतलब क्या, जो भी तरीके हम किसी के सिम्टम्स को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गैदर करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वही टूल है। तो पहला तरीका होता है इंटरव्यू का, यानी हम इंटरव्यू ले लेंगे, हम सीधे सीधे उनसे सवाल पूछ लेंगे। जब हम उनका इंटरव्यू लेंगे, हम उनसे जो भी सवाल पूछेंगे उसके जो वो हमें जवाब देंगे उन्हें हम नोट कर लेंगे, और उसी के बेसिस पे हम जो है उनके प्रॉब्लम को मैच करके वजह बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फेस टू फेस इनकाउंटर होता है, यानी जो डॉक्टर है और जो पेशेंट है वो आमने सामने बैठते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में, फीलिंग, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप हिस्ट्री। आप जो भी सवाल पूछता है, जो भी इंटरव्यूअर है, जो भी क्लिनिशियन है, वो जो भी सवाल पूछेगा पेशेंट उसका जवाब देगा, तो वो कितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर हो सकती है। ठीक है, अब कैसे कैसे अलग अलग तरीके के इंटरव्यूअर्स होते हैं,
क्या क्या वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, ये अलग अलग मॉडल जो हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में उसके बेसिस पे हमने 6 मॉडल्स पढ़े थे, उन 6 मॉडल के अलग अलग इंटरव्यूअर्स होते हैं। देखो साइकोडायनामिक इंटरव्यूअर क्या करते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पूछेंगे, मेमोरीज पूछेंगे और उनकी अनकॉन्शियस नीड्स को पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे सवाल पूछेंगे जहाँ पर उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो दबी हुई फीलिंग्स हैं वो उभर के आए और वो उसे एक्सप्रेस करें। बिहेवियरल इंटरव्यूअर्स क्या करेंगे, कुछ ऐसा स्टिमुलाई देंगे जिसके मतलब जो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स लाए, कुछ ऐसा बिहेवियर लाए लोगों में, जिसके बाद वो उस बिहेवियर का जो भी रिस्पॉन्स आया उसको नोट करके और उसके बारे में पता लगा सके कि क्या इस बिहेवियर की वजह से कोई इनको प्रॉब्लम हो सकती है। कॉग्निटिव इंटरव्यूअर्स उसी तरीके से लोगों के अजम्पशंस, उनके इंटरप्रिटेशंस, वो कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को, क्या नज़रिए से देखते हैं, उनकी कैसी सोच है चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें थोड़ा पता लगाने की कोशिश करेंगे। ह्यूमनिस्टिक लोग क्या करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन की बातें, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज़, किसी की इंडिविजुअल की वैल्यूज़ क्या हैं, क्या मॉरल्स वो फॉलो करते हैं, क्या एथिक्स हैं उनके, क्या वो उनकी अपने बारे में सोच है, ये सारी चीज़ें ह्यूमनिस्टिक में। बायोलॉजिकल में उनकी बायोकेमिकल और ब्रेन डिस्फंक्शन के बारे में, मतलब बायोलॉजी में उनके बॉडीली कोई इश्यूज़ या फेस कर रहे हैं वो, या उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हों। और सोशियो कल्चरल में हम उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी जिसमें वो रहते हैं, उनके कल्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का उनका बैकग्राउंड है, ताकि हम उनके बेसिस पे बता सकें कि क्या उस बैकग्राउंड में से कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से उन्हें वो सिम्टम्स देखने पड़ रहे हैं। तो ये हो गए अलग अलग इंटरव्यूअर्स जो कि किस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करके अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। अब 2 तरीके के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड होता है जहाँ पर किसी भी इंटरव्यू का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, यानी हमने कोई ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड हमने आंसर्स बना रखे हैं और उन्हीं में से मल्टीपल चॉइस कोई, या हमने उन्हीं में से आपको चूज़ करके आंसर बताना है। यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूअर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है और जो भी पेशेंट है वो उसका कुछ भी आंसर अपने मर्जी से जो भी देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं होता है तो इंटरव्यूअर क्या कर सकता है, वो अलग अलग तरीके की जो भी, मतलब अब मान लो जैसे मैंने एक लिस्ट बना रखी है, एक पूरा क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है कि यही हमारा स्ट्रक्चर होने वाला इंटरव्यू का, ये क्वेश्चन हमें पूछना है। तो वहाँ पर अगर मान लो किसी कुछ ऐसा जवाब दिया पेशेंट ने जिस जवाब में से आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है या कुछ करना है, तो वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रक्चर, यू ऑलरेडी हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। तो उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनको टॉपिक रेलेवेंट लगेगा या कोई ऐसा चीज़ जो उन्हें लगी कि हाँ यार इसका ये पॉइंट हम अगर इस पे हम एम्फेसाइज करेंगे तो हमें हो सकता है इसकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता चले, तो वो यहाँ पर एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकता है। फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्वर्जेशनल होता है, आपस में बातचीत हो रही है, कुछ ऐसा फॉर्मल सा कुछ इसमें नहीं लगता है। ज़्यादातर साइकोडायनामिक और ह्यूमनिस्टिक क्लिनिशियंस जो हैं वो इस तरीके का अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मेथड इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चंस की अपनी एक प्रिपेयर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, और इस क्वेश्चंस की लिस्ट को हम इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। ये टेस्ट ज़्यादातर बिहेवियरल और कॉग्निटिव क्लिनिशियंस यूज़ करते हैं, जिनको बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक बिहेवियर या स्पेसिफिक चीज़ की तरफ किसी की क्या सोच है ये जानने में, या किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस की तरफ क्या कैसा रिस्पॉन्स वो ट्रिगर करने वाले हैं, कैसा रिस्पॉन्स देने वाले हैं, वो सब पता लगाना है। तो ये सारे ये जो मेथड है ये ऐसे बिहेवियरल और कॉग्निटिव क्लिनिशियंस यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मेथड ज़्यादातर। अब ये इंटरव्यू मेथड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। वो क्या हैं, वैलिडिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, यानी जो भी वो ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो पेशेंट उसका बिल्कुल ठीक ठीक आंसर कर रहा हो। क्या पता वो जानबूझकर अपनी कुछ बातों को छुपाने के लिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी हो सकता है, बिकॉज वो एक इशू से डील कर रहा है, मानो डिप्रेशन इशू है, तो उसकी वजह से वो कुछ गलत आंसर दे जाए जो एक्चुअल में सही ना हो। तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलने की एक प्रॉब्लम रहती है। इंटरव्यूअर बायसेस क्या हो सकते हैं कि इंटरव्यूअर जो है, जो भी मान लो क्लिनिशियन है, डॉक्टर है अगर, तो उसका जो भी जजमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स से बायस्ड हो सकता है, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन से, या वो मान लो किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा जोर दे रहा है और उस पर जोर देने के चक्कर में वो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उस कॉन्वर्जेशन का मिस कर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। रिलायबिलिटी इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये जो अनस्ट्रक्चर्ड वंस होते हैं उनमें रिलायबिलिटी कम होती है, बिकॉज अलग अलग इंटरव्यूअर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज उनको मिल सकता है, मतलब सेम ही पर्सन उनको अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। कैसे, मे बी बिकॉज ऑफ द जो भी उसका ऑरा होगा एक इंटरव्यूअर का, या हो सकता है कोई एक इंटरव्यूअर बहुत वार्म है, बहुत अच्छे से बहुत ही प्यार से कोऑपरेटिव तरीके से बातें कर रहा हो, ठीक है, थोड़ा सिंपैथी, थोड़ा अच्छे तरीके से। एंड हो सकता है एक कोई इंटरव्यूअर हो जो बहुत फॉर्मल हो, वो थोड़ा कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो बिल्कुल एकदम। तो अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स सेम पर्सन उन्हें दे सकता है। वेरिएबिलिटी अक्रॉस क्लिनिशियंस, वही इंटरव्यूअर बायस वाली बात है लगभग, कि सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय डिफरेंट क्लिनिशियंस लेकिन वो रिस्पॉन्स वैरी कर सकता है।
और इंटरप्रिटेशंस भी चेंज हो सकती हैं। जो भी क्लिनिशियन है उसके जो अपने जो भी उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन भी तो चेंज हो सकती है। हो सकता है कोई एक डायमेंशन किसी बात का एक क्लिनिशियन के दिमाग में आए बट दूसरे के दिमाग में ना आए, तो ऐसे भी इंटरव्यूज़ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हो सकती हैं। आते हैं अपने दूसरे तरीके पे जिससे हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो होता है टेस्ट करना। क्लिनिकल टेस्ट कुछ हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या होते हैं? टेस्ट आर डिवाइसेस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग फ्रॉम विच ब्रॉडर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन कैन बी इन्फर्ड। मतलब हम एक कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम उसमें से अलग अलग तरीके की बड़ी बड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट जो हैं वो हमें 6 तरीके के टेस्ट पढ़ने हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट, पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज, रिस्पॉन्स इन्वेंट्रीज, साइकोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये 6 तरीके के टेस्ट हमें पढ़ने हैं वन बाय वन कि ये क्या होते हैं और उनमें हम कैसे इन्फॉर्मेशन, क्या तरीका होता है इन्फॉर्मेशन निकालने का। पहला है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम क्लाइंट को कुछ एक अजीबोगरीब कोई चीज़ दिखाते हैं, चाहे वो कोई पिक्चर हो, कुछ इंक ब्लॉट्स मतलब वही पिक्चर्स हो गई, कोई फ़ोटो हो गई, ठीक है, कुछ ऐसा, या कोई टेक्स्ट हो गया, कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाते हैं और हम उनसे पूछते हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस के बारे में कि आपने इस पिक्चर से क्या इंटरप्रेट किया, इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, या इस बहुत सारी तरीके से ऐसे हम उनको उनके परसेप्शंस जो बनते हैं उस चीज़ के बारे में वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या आइडिया होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट का? बिकॉज एक स्टिमुलाई जो है, जो भी मतलब मान लो कोई फ़ोटो अगर हम उन्हें दिखा रहे हैं तो जो भी किसी कोई भी सिचुएशन को आप उसी नज़रिए से देखते हो जैसी आपकी अंदर की जो भी फीलिंग्स उसके बारे में आ रही हैं, क्या इमोशंस आपके आ रहे हैं, तो उससे हम आपके बारे में पता लगा सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई अनकॉन्शियस ड्राइव, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हम चीज़ें बताएंगे। अगर आप मान लो किसी फ़ोटो में कोई अजीबोगरीब मैंने आपको फ़ोटो दिखाई और उसमें से आप उसके नेगेटिव चीज़ आपको पहले दिख रही है बट उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके क्या पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी है, यानी आपके अंदर नेगेटिविटी के थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं इन प्रोजेक्टिव टेस्ट का इस्तेमाल करके। अलग अलग प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रोरशैक टेस्ट। रोरशैक टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो किसी एक ब्लॉट इमेज को परसीव कर रहे हैं उसके हिसाब से, कि मतलब उसमें क्या वो निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन या क्या बता पा रहे हैं वो उस फोटो के बारे में, उससे हम उनका नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं और फिर उनके साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ये जो रोरशैक टेस्ट है, इट वाज डेवलप्ड बाय हर्मन रोरशैक और उन्हीं के ऊपर इस टेस्ट का नाम रखा गया। ही वाज अ स्विस साइकेट्रिस्ट इन 1911 में ये टेस्ट उन्होंने बनाया। एंड देन इंक ब्लॉट्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कुछ उन्होंने उस इंक ब्लॉट से कुछ डिज़ाइंस बनाए, मतलब इंक को पेपर पे ऐसे गिराया, फैलाया एंड देन फोल्ड किया उसको हाफ पे और कुछ ऐसे उन्होंने डिज़ाइंस बनाए। एंड देन रोरशैक फाउंड दैट एवरीवन सॉ इमेजेस इन दीज ब्लॉट्स। मतलब ऐसे जो ये इंक के जो ऐसे फैला फैला के कुछ भी बनाया जाता था अजीबोगरीब, कुछ भी उल्टा पुल्टा, उसमें देखा कि लोगों को कुछ इमेजेस दिख रही हैं, लोगों को उनमें कुछ चीज़ें वो निकाल पा रहे हैं कि ये किसी एक चीज़ की तरीके दिख रहा है, और जो भी इमेजेस वो देख रहे हैं उस चीज़ में वो उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मतलब उनको उसमें क्या दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पर भी ऐसे आपने टेस्ट बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे आती रहती हैं रील्स वगैरह में भी। ठीक है, अब इसको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या होता है, उनको एक इंक ब्लॉट कार्ड दिखाया जाता है एक टाइम पर एक पेशेंट को, और उनसे पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, और जो भी वो इंक ब्लॉट से निकालते हैं उसके मतलब किस चीज़ की क्या उनके दिमाग में आया उसको देख के वो उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बताता है। ये इंक ब्लॉट्स कैसे दिखते हैं उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इंक ब्लॉट्स हैं। अब ये सिंपल एक पेपर पे हमने लिया, कुछ इंक विंक गिराया एंड देन उसको हमने फोल्ड करके क्या किया, ये सेम चीज़ जो है वो इसकी मिरर इमेज आपको दिख रही होगी। ठीक है, दो सेम पैटर्न, ये आपको हाफ यहाँ से डिवाइड, ये हाफ यहाँ से डिवाइड, और ये आपको दिख रहा होगा, ये आप ऐसे इसको हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पिक्चर्स में हम कुछ निकाल सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, मुझे बैट दिख रहा है, ठीक है, बैट का कुछ इमेज दिख रहा है। तो इस तरीके से लोगों को किसी पिक्चर में क्या दिखता है, क्या वो उसके बारे में निकाल पाते हैं कंक्लूजन, उससे उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में वहाँ पर क्लिनिशियंस पता लगाते थे। सो दिस वाज रोरशैक टेस्ट। सेकेंड मेथड इज थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, एक पिक्चर दिखाई जाती है पेशेंट को और उनसे पूछा जाता है कि आपने इस पिक्चर से क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब इस पिक्चर में क्या हो रहा है, आपके हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या स्टोरी होगी इस पिक्चर के पीछे, ये क्या सीन चल रहा होगा, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनके क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इस सिचुएशन का आउटकम होगा, ये सारी चीज़ें हम उनसे पता। जैसे मान लो ये इमेज मैंने, ये सेकंड इमेज जो है वो मैंने दिखाई उनको, ऐसे 30 ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होते थे इस टेस्ट में और उनमें ऐसे ही अलग अलग स्टोरी बनाने को पूछा जाता था।
तो इसमें आप इस लेडी के एक्सप्रेशन से, इस आदमी के एक्सप्रेशन से क्या आप कंक्लूजन निकालते हैं, आप कैसे इस स्टोरी को कैसा मोड़ देते हैं, वो पॉजिटिव मोड भी दिया जा सकता है, वो नेगेटिव मोड भी दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस से, उनके सर्कमस्टांसेस, उनके नीड्स, उनके इमोशंस के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें क्या थ्योरी होती है इस टेस्ट के पीछे कि कोई भी एक तो कैरेक्टर ऐसा होता है किसी भी मतलब पिक्चर में, कोई एक कैरेक्टर ऐसा होगा कि जिसकी कहानी जो है वो इंडिविजुअल को अपनी कहानी लगेगी, मतलब जिसकी जो भी वो कंडीशन रिस्पॉन्स देगा वो अपनी जो रियल कंडीशंस होंगी वही बनाएगा, मतलब उस कैरेक्टर को वो खुद समझ लेता है और अपनी कहानी उसके थ्रू बताने लगता है। तो यहाँ से हम पता लगा लेंगे कि एक्चुअल में क्या होगा, एक कोई कैरेक्टर होगा जिससे वो रिलेट करके उसकी फीलिंग्स को हम समझ लेंगे, ठीक है, उस पेशेंट की फीलिंग्स को। नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें हम कुछ एक अधूरा टेस्ट बोलेंगे एंड देन सेंटेंस बोलेंगे और फिर वो पेशेंट जो होगा वो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। जिस भी दिशा में वो उस सेंटेंस को ले जाता है, जो भी चीज़ें वो कंप्लीट करता है, वो उसकी मन की कोई ऐसी छुपी हुई कोई अनकॉन्शियस डिज़ायर या कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकालने में मदद कर सकता है। जैसे आई विश के मतलब कि उसकी कोई ऐसी डिज़ायर हो, कोई ऐसी विश हो जो पूरी नहीं हो पा रही है, वो चाहता है हो जाए, तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। माय फादर, तो वो इससे हमें उसके फादर के बारे में उसकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा वो फील करता है, कैसे उनको देखता है, क्या समझता है उनके बारे में, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स। ड्राइंग टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर हम क्लाइंट्स को कोई भी ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने के लिए कहते हैं या कोई भी ऐसी ड्राइंग बनाने को कहते हैं कि आप कोई कुछ भी जो आपकी जो सोच है, ड्राइंग्स बेसिकली क्या होती हैं, योर इमेजिनेशन, वॉट जो आप सोच रहे हो या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको प्रेजेंट करने का, उनको रिप्रेजेंट करने का, उनको दिखाने का एक तरीका, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि क्लाइंट को पेंटिंग बनानी है, तो वो जो पेंटिंग बनाता है उसके डिटेल्स, शेप, सॉलिडिटी, लोकेशन, साइज एंड फीचर्स, यूज बैकग्राउंड, कमेंट्स, ये सारे अलग अलग फीचर्स को इस्तेमाल करके हम उसकी ड्राइंग्स को जज करते हैं एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन अबाउट हिज पर्सनैलिटी, कुछ ट्रेड्स उनकी, कुछ क्वालिटीज़ उनकी, कुछ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम इन ड्राइंग से पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर ड्राइंग टेस्ट। तो ये कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट हुए जिनके थ्रू हम किसी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। नाउ दीज प्रोजेक्टिव टेस्ट हैव सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो। मेरिट क्या है कि हम किसी की अनकॉन्शियस के अंदर झांक सकते हैं, मतलब उनकी अनकॉन्शियस कोई डिज़ायर हो गई, कोई फीलिंग हो गई, उन सबको बाहर लाने का ये एक तरीका, एक जरिया हो सकता है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल स्टेट या पर्सनैलिटी, जो चीज़ें शायद हम नहीं भी जानना चाह रहे हैं, उनमें से भी कुछ चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ओपन एंडेड नेचर होता है, जो कि क्लाइंट को क्या करता है, बहुत ही खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका देता है कि वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब वो जो चाहे वो बता सकता है विदाउट फीलिंग एनी कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, यानी कुछ एक कंस्ट्रेंट नहीं होता है उसके ऊपर। Useful in building rapport means the informal nature of some projective tests like sentence completion or drawing help build rapport and encourage client to discuss sensitive topics। यानी यहाँ पर वो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो वो जनरली नहीं डिस्कस कर पाता है, अगर हम उसे एनकरेज करेंगे, अगर हम उसे प्रोवोक करेंगे, अगर हम उसे कुछ सपोर्ट, थोड़ा सा बस पुश की ज़रूरत है एंड देन ही विल बी एबल टू एक्सप्रेस दैट, तो वो यहाँ पर हो जाता है। लिमिटेशंस प्रोजेक्टिव टेस्ट की होती हैं, रिलायबिलिटी कम होती है, यानी अलग अलग क्लिनिशियंस जो है वो किसी के रिस्पॉन्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे जिससे रिजल्ट सेम नहीं आएगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा। वैलिडिटी में क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार जो रिजल्ट आता है ऐसे टेस्ट का वो बाकी टेस्ट के से रिजल्ट से सिमिलर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्करेंट वैलिडिटी वाला पॉइंट थोड़ा फिक्स होगा कि यहाँ पर वैलिडिटी उसकी कम हो जाती है, रिजल्ट कभी कभी इधर उधर भी होते हैं। कल्चरल बायस क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं कुछ, वहाँ पर लोग किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनका चीज़ों को देखने का क्या नज़रिया है, वो उनके कल्चर से भी डिटरमाइन होता है और उसकी वजह से भी कई बार उनके रिस्पॉन्सेज में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मॉडर्न मॉडल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जाता है बिकॉज इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पुअर होती है। एंड देन ये लास्ट वाला वही लगभग पॉइंट हो गया कि अलग अलग जो क्लिनिशियंस हैं वो अलग अलग तरीके से जो भी उनके हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी वो ड्राइंग है या मतलब जो भी वो चीज़ें हैं, जो भी रिस्पॉन्स है उससे। कमिंग टू द सेकेंड काइंड ऑफ टेस्ट, अभी तक हमने क्या देखा, प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। सेकेंड वन इज पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है, एक सेल्फ असेसमेंट टूल है जहाँ पर इंडिविजुअल्स को अपने बिहेवियर, अपने बिलीव्स और अपने फीलिंग्स के बारे में पूछा जाता है, वो उसके बारे में बताते हैं और उनके रिस्पॉन्सेस से जो है वो हम उनके फंक्शनिंग, साइकोलॉजी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाते हैं। अब इसको करने के भी जैसे इसमें क्या होता है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ MMPI, जो आज भी चलता है। आपको प्रैक्टिकल में ये दिया भी जा सकता है, कराया भी जा सकता है आपके कॉलेजेस में या जहाँ भी आप ये जब पढ़ रहे हैं। तो इसके कई सारे वर्जन्स आए।
MMPI 1945 में आया, फिर देन 1989 में, एंड देन MMPI A इज़ द स्पेशल वर्जन फॉर एडोलेसेंस। तो ऐसे इसके कई वर्जन्स हैं। अब इसमें कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या मेथड होता है, आओ उसके बारे में जानते हैं। MMPI टेस्ट में बेसिकली 500 सेल्फ स्टेटमेंट्स होती हैं, जहां पर आपको ट्रू, फॉल्स या कांट से में आंसर देना होता है। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग उन क्वेश्चन को आंसर करना है। और 10 क्लिनिकल स्केल्स होती हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को हम जज करते हैं। पहला होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, यहाँ पर एक्सेसिव वरी अबाउट हेल्थ, कोई अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अगर वरिड रहता है, अगर उसके रिस्पॉन्सेज से हमें ये पता चल रहा है, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होगा। डिप्रेशन किसको होगा, जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म और होपलेसनेस किसी के अंदर पाई जाएगी तो उसे हम डिप्रेशन के कैटेगरी में डाल देंगे। सिम्टम्स टू अवॉइड स्ट्रेस अगर है तो हिस्टीरिया। साइकोपैथिक डेविएट क्या होता है, जहां पर सोशल नॉर्म्स के लिए डिसरिगार्ड होती है, मतलब सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो इंसान नहीं चलता है। इंटरेस्ट स्टीरियोटिपिकली एसोसिएटेड विद जेंडर, तो मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी प्रॉब्लम में हम डाल देंगे। पैरानोया में क्या होता है, सस्पिशियसनेस एंड डेल्यूजन्स, मतलब डेल्यूजन्स मतलब सपनों की दुनिया, जो चीज़ एक्चुअली रियल नहीं है, हम एक ख्याली पुलाव वाली दुनिया में जी रहे हैं। साइकैस्थीनिया होता है ऑब्सेशंस, फियर्स एंड गिल्ट्स। स्किज़ोफ्रेनिया में हम डालते हैं अनयूजुअल थॉट्स एंड बिहेवियर्स जिसके होंगे उसे हम स्किज़ोफ्रेनिया इशू बताएंगे। हाइपोमेनिया होता है वेर इमोशनल एक्साइटमेंट एंड इम्पल्सिविटी होती है। एंड शाइनेस एंड इनसिक्योरिटी को हम सोशल इंट्रोवर्जन इशू कहते हैं। तो ये कैसे बेसिस पे जज करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, 500 क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मैं उनमें से कुछ 5 स्टेटमेंट्स आपके लिए लाई हूँ एज एन एग्जांपल। पहला है आई ऑफन फील नर्वस और एंग्शियस फॉर नो क्लियर रीज़न, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि मैं किस लिए इतना एंग्जाइटी हो रही है मुझे, या मैं किस चीज़ के लिए नर्वस फील कर रही हूँ, बट ऐसा कभी कभी अचानक से होने लगता है। तो इज़ इट ट्रू, इज़ इट फॉल्स, और यू कांट से एक्चुअली, यू डोंट, मतलब तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो, यू कांट एग्जैक्टली नो द आंसर कि हाँ ऐसा होता है या नहीं, तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई आंसर मार्क करते हैं। सेकेंड वन इज आई एन्जॉय सोशल गैदरिंग्स एंड मीटिंग न्यू पीपल। अगर इसमें आप कह रहे हो कि आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रोवर्जन वाले टॉपिक से तो आप बाहर हो गए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अकेले अकेले शाय नहीं हो, आप इनसिक्योर नहीं हो, ठीक है। अब आई समटाइम्स फील दैट अदर्स आर वॉचिंग और टॉकिंग अबाउट मी, मुझे ही जज कर रहे हैं सब लोग। आई प्रीफर टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन रादर दैन अडेप्ट टू चेंजेस। आई फ्रीक्वेंटली, देखो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आई से स्टार्ट होने, मतलब यहाँ पर आप ही के बारे में सारे क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे एक्चुअली, और आपको बताना है कि ये आप पर अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी के बेसिस पे हम स्कोर वगैरह दे के जज कर लेते हैं किसी भी पर्सनैलिटी, किसी के भी इशूज़ को, और मैच कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इन पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज में अच्छी बात क्या है, ये टाइम एफिशिएंट होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी पेपर पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर मार्क करो, बात खत्म। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग हो सकती है, यानी एग्जामिनर का बायस जो है यहाँ पे नहीं आता है, मतलब उसको मार्क्स नहीं देना है। अगर मान लो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन का है तो वो उसी के अकॉर्डिंग तो देगा। अगर ट्रू का मार्क्स मान लो 1 है, फॉल्स का 0, कांट से का हम कुछ मान लो कह देते हैं कोई भी मार्क्स ऐसे, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो उसमें एग्जामिनर का कुछ भी मार्क्स अपने हिसाब से उसको नहीं देना है। स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मतलब कंपैरिजन हो सकता है इंडिविजुअल्स के बीच में, जैसे हम स्कोर, एक हमारा नॉर्म ग्रुप का स्कोर होगा, उससे कंपेयर करते हैं स्कोर को, एंड देन वी कैन डिटरमाइन द वॉट एवर, जो भी किस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल आता है। रिलायबल होता है, मतलब टाइम के साथ जब भी आप करोगे तो वो सेम आएगा, बिकॉज किसी की पर्सनालिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है, तो वहाँ पर टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, आज करोगे 2 दिन बाद करोगे तो भी सेम ही लगभग रिजल्ट आएगा। एंड वैलिडिटी भी ज़्यादा होती है, प्रोजेक्टिव टेस्ट से तो ज़्यादा होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ प्रोजेक्टिव टेस्ट से तो कंपैरेटिवली ज़्यादा इनकी वैलिडिटी होती है। प्रॉब्लम क्या है, पूरी तरीके से तो वैलिड नहीं है, जैसे हमने कहा ना, दो नॉट परफेक्ट, तो परफेक्ट नहीं है। कभी कभी सेल्फ रिपोर्ट जो है वो ट्रू पर्सनालिटी नहीं दिखाती है, मतलब मे बी वो इंडिविजुअल अपने बारे में कोई नेगेटिव बात पे, नेगेटिव अपने बारे में कोई चीज़ नहीं दिखाना चाहता है, तो वो उस तरीके से गलत आंसर भी मार्क कर सकता है। कल्चरल बायस क्या हो सकता है कि सम रिस्पॉन्सेज में भी मिस इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, जैसे स्पिरिचुअल बिलीव्स में भी नॉर्मल इन वन कल्चर, एक कल्चर में अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो हम उसे मान सकते हैं, बट किसी और दूसरे कल्चर में हम उसे पैथोलॉजिकल, हम उसे कोई प्रॉब्लम मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अगर भगवान को सीख करता है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डरा रहता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिलीव्स पाए जाते हैं। लिमिटेड डेप्थ होती है, मतलब हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स को, सिर्फ हम जो है वो क्या अपने बारे में बता रहे हैं उससे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं नॉलेज ले सकते उनके पर्सनालिटी के बारे में। नेक्स्ट टेस्ट इज रिस्पॉन्स इन्वेंट्रीज। यहाँ पर हम किसी का कोई क्या रिस्पॉन्स दे रहा है उससे उनके मतलब इमोशंस को, बिहेवियर्स को, थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। लगभग पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज के तरीके ही होता है। यहाँ पर 3 तरीके की इन्वेंट्रीज होती हैं, रिस्पॉन्स इन्वेंट्रीज। पहला होता है इफेक्टिव इन्वेंट्रीज, जहाँ पर हम उनके इमोशंस जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एंगर को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, जिसमें हम उनके लेवल ऑफ सैडनेस और उसके इम्पैक्ट उनकी फंक्शनिंग में कैसे पड़ता है ये चेक करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं,
वही कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम मार्क्स देते हैं उन्हें कि उनकी फीलिंग, उनको कैसी फीलिंग आ रही है। मान लो किसी को सुसाइडल थॉट्स के बारे में आ रहा है तो हम उसे ऐसे 4-5 ऑप्शंस देंगे कि हाँ, मुझे कभी-कभी सुसाइडल, कभी-कभी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं तभी सुसाइड के थॉट्स आते हैं, या मुझे कभी सुसाइड के थॉट्स नहीं आते। एक ऑप्शन हो सकता है आते हैं थॉट्स बट मैं उनको सप्रेस कर ले जाता हूँ, मतलब आई कैन मैनेज दीज थॉट्स, आई कैन मैनेज दीज इमोशंस। तो ऐसे अलग-अलग ऑप्शन से हम उनको स्कोर करते हैं एंड देन वी ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम देम। सोशल स्किल इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, इसमें हम देखते हैं कि किसी भी एक सोशल सिचुएशन में कोई इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में हम अलग अलग तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। एंड कॉग्निटिव इन्वेंट्रीज में हम उनके थॉट प्रोसेस को ऑब्वियस सी बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम उनके थिंकिंग पैटर्न्स और उनके अजम्पशन की जो भी एबिलिटी होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए था। नाउ इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लास्ट 30 ईयर्स में क्या हुआ है, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रिस्पॉन्स इन्वेंट्रीज का। लिमिटेशंस इसमें ये है कि सारे जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, यानी सही तरीके से इनमें रिलायबिलिटी भी नहीं होती है और वैलिडिटी भी जो है वो इनकी प्रॉपर नहीं होती है। सम आर क्रिएटेड एज नीडेड विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक वैलिडेशन, मतलब अपने हिसाब से ही बना लेते हैं, कोई साइंटिफिक इसके पीछे रिसर्च का कोई वैलिडिटी नहीं देता है वो। एक्सेप्शन है बस एक क्या कि बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो है, और इसमें से और कुछ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह के बाद और मतलब रिसर्च वगैरह के बाद जो है वो सही प्रूफ किया गया है कि हाँ ये हैं, सही हैं, वैलिड हैं या एबल हैं उन चीज़ों को टेस्ट करने में सही है। वरना इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पीछे कोई भी रिसर्च का साइंटिफिक सपोर्ट नहीं पाया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ साइकोफिजियोलॉजिकल टेस्ट। इसमें हम किसी की हम ये कहते हैं कि कोई किसी को भी जब कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी लाता ही है। तो उन्हीं फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझ के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे चेंजेस किस साइकोलॉजिकल इशू में होते हैं और हम वो पता लिंक करके पता करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम टेस्ट में उनके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को चेक करेंगे कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है किसी सिचुएशन पे, और उसी के बेसिस पे हम जो है उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एसेस करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या, लाई डिटेक्टर मशीन हमने देखा है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का झूठ बोलने पे क्या उसके क्या रिएक्शन होने वाला है उसके बॉडी का, उसे हम जज कर लेते हैं और वो मशीन तुरंत पता लगा लेती है। अब ये कैसे करती है, ऐसे करती है कि हम उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई स्पेसिफिक, कोई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन कि आर योर पेरेंट्स बोथ अलाइव, क्या आपके दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं। अगर वो हाँ बोलेगा तो हमें यहाँ पे तो पता चल जाएगा ना कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये तो हम पता ही लगा सकते हैं, उसके अंदर की तो कोई बात है नहीं। तो अगर वो झूठ बोलेगा तो मशीन क्या समझ लेगी उसके रिएक्शन को, और अगर सच बोलेगा तो भी समझ लेगी उसके रिएक्शन को, जो भी वो येस नो बोलेगा उसको उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस को उस एक पर्टिकुलर आंसर से मैच कर लेगी। नाउ व्हेन वी आस्क सम अदर क्वेश्चन, जैसे डिड यू कमिट दिस रॉबरी, तो अगर उसने कहा कि नो, अगर मान लो यहाँ पर उसने बोला था येस माय बोथ पेरेंट्स आर अलाइव, तो उसने समझ लिया उस मशीन ने कि सच बोलने पर इसके बॉडी का क्या हाल होता है। तो जब वो यहाँ पे झूठ बोलेगा तो उसके बॉडी में कुछ और हो रहा होगा, कोई और चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी किसी और तरीके से रिस्पॉन्स दे रही होगी। तो वो जब येस वाले रिस्पॉन्स से मैच नहीं होंगे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो ये मशीन हमें बता देगी कि ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से किसी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम से हम पता लगा सकते हैं कि उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में। तो हम पता लगा लेते हैं कि सच झूठ क्या है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये टेस्ट काम करता है। नाउ इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि बहुत एक्सपेंसिव इसके इक्विपमेंट्स होते हैं। जो भी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, जो ऐसे टेस्ट होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं और इनको काफ़ी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, हाई मेंटेनेंस होते हैं। इनकी मेजरमेंट्स इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार जो ये मेजरमेंट्स बताएं वो सही हो। कभी कभी जैसे मान लो किसी को नर्वसनेस है तो उसकी वजह से भी उसके आंसर्स सही या गलत हो सकते हैं। चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ जो लोगों के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी एक सिचुएशन की तरफ, वो बदल भी सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो सही रिजल्ट नहीं आएगा हर बार। जैसे गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स टेंड्स टू डिक्रीज विद रिपीटेड टेस्टिंग, तो अगर आप बार बार टेस्ट करोगे तो ये एक टेस्ट है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, उसमें कुछ चेंज आता है तो वो हर बार जो है वो रिजल्ट अलग अलग देगा, रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वो चेंज होते रहेंगे, रिलायबिलिटी इशूज़ आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट मेथड इज़ न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। हम ब्रेन की में कोई ऐसा फिजिकली कोई इशू ना हुआ हो, क्या उसमें जो भी केमिस्ट्री चल रही है ब्रेन की, केमिकल्स और जो भी मतलब फिजिकल जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे इंटैक्ट सही हैं या नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों को कोई हेड इंजरी हो जाती है या कोई ब्रेन ट्यूमर है या कोई एल्कोहलिज्म, इन्फेक्शन, जो भी चीज़ें आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उनके थ्रू आपके ब्रेन में कोई डैमेज ना हुआ हो, इसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है जिसमें हम डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं ब्रेन एक्टिविटी और स्ट्रक्चर का। ऐसे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट का एक एग्जाम्पल है
एनसेफेलोग्राम, इसका मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स ब्रेन वेव्स, हमारे ब्रेन में जो भी वेव्स जैसे जब न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन इधर उधर हो रही है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह हो रहे हैं और वहाँ पर इम्पल्सेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ पर हम उनको उन ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है ये टेस्ट, इस मेथड से, इस इक्विपमेंट को यूज़ करके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो स्कैल्प पर लगा दिए जाते हैं इंडिविजुअल के, और वो वहाँ पर जो भी ब्रेन वेव्स हो रही हैं वो हमें उसके बारे में बता देता है रिपोर्ट में, ठीक है। कुछ होते हैं न्यूरो इमेजिंग, इमेजिंग मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट फोटो निकाल लेते हैं ब्रेन की, ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या फोटो वगैरह है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे? पहला होता है सीटी स्कैन या कैट स्कैन, इसमें हम एक्सरे की मदद से ब्रेन के स्ट्रक्चर की पिक्चर लेते हैं। पेट स्कैन होता है जहाँ पर हम केमिकल एक्टिविटी देख सकते हैं ब्रेन की, क्या केमिकल एक्टिविटीज़ अंदर चल रही हैं। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है ब्रेन की इमेजेस बनाने के लिए। एक और बेटर, एक एडवांस्ड एमआरआई का वर्जन है विच इज़ फंक्शनल एमआरआई, और ये इसमें क्या करता है, ये ब्लड फ्लो चेंजेस, यानी हमारे जब कोई हम इमोशन फील करते हैं या कोई भी हम कुछ ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं कि जिनकी वजह से हमारे ब्रेन में तुरंत बहुत सारे ब्लड चेंजेस आते हैं, ब्लड फ्लो में चेंजेस आते हैं, और उन्हीं ब्लड फ्लो के चेंजेस से ये पता लगा लेता है कि क्या कुछ इशू हो सकता है, क्या फीलिंग हो सकती है, क्या इमोशन फील कर रहा है आदमी, तो उन ब्लड फ्लो चेंजेस को ये रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और एफएमआरआई बहुत प्रेसाइज होता है, मतलब पेट स्कैन से ज़्यादा प्रेसाइज होता है, ज़्यादा सही रिजल्ट्स देता है, और रिसर्च में काफ़ी टाइम से ये यूज़ भी किया जा रहा है सक्सेसफुली। देन देयर आर सम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हम इनडायरेक्ट ब्रेन फंक्शन का असेसमेंट करते हैं बॉडी वगैरह के बारे में पता लगा के। इसमें हम लोगों की कॉग्निटिव, परसेप्चुअल और मोटर स्किल्स के बारे में मतलब को लिंक करते हैं उनके ब्रेन के डिस्फंक्शन से। वहाँ पर हम डायरेक्ट ब्रेन पे ही कर रहे थे, यहाँ पर हम इनडायरेक्टली ब्रेन के बारे में पता लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। नाउ इसमें एक टेस्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं विच इज़ बेंडर विजुअल मोटर जेस्टॉल्ट टेस्ट, और इसमें 9 कार्ड्स होते हैं जिसपे सिंपल ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनी होती हैं। नाउ पेशेंट को कहा जाता है कि आप इन डिज़ाइन को पहले अपने पेपर पे कॉपी करिए, और फिर उसके बाद जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उनको थोड़े टाइम बाद वापस से बोला जाता है कि आप फिर से याद करके जो आपने ड्राइंग बनाई थी उसको आप वापस से करिए। तो देखे जाते हैं कि लोगों की मेमोरी में इशू पाया जा रहा है। अगर लोगों की मेमोरी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब उनके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज है जिसकी वजह से उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है, और फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं कि उनके क्या साइकोलॉजिकल इशू क्या उनको हो सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने में, यानी उसकी फोटो डायरेक्ट लेने में मदद करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट से हम उनकी थिंकिंग, परसेप्शन या जो भी उनकी मोटर स्किल्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं ताकि उनसे हम ब्रेन डिस्फंक्शन के बारे में पता लगा सकें। और सबसे बेटर तो तरीका ये है कि हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, मतलब दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं। हो सकता है हमें कुछ न्यूरोसाइकोलॉजिकल फैक्ट्स पता चल जाए, हो सकता है कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्ट्स पता लग जाए, उन दोनों को मिला के हम बेटर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी इंसान के, किसी भी पेशेंट के इशू के बारे में। एंड दिस इज़ द लास्ट टेस्ट विच इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोगों की इंटेलिजेंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो किस तरीके से कितने ज़्यादा स्मार्टली चीज़ों को जज कर सकते हैं, उनके रीज़न बता सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसी चीज़ को। ये जो है वो उनकी इंटेलिजेंस के बारे में हमें बताता है। इंटेलिजेंस और ये एक इन्फर्ड ट्रेट है, मतलब हम किसी की इंटेलिजेंस को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हम उसे इनडायरेक्टली मेजर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 1905 में बना था, विच वॉज क्रिएटेड बाय एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन, लोगों की वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स को मेजर करने के लिए। अब इंटेलिजेंस को कभी कभी मेजर करने के लिए हम लोग इंटेलिजेंस कोशेंट, एक चीज़ है, एक फॉर्मूला है, उसको निकाल करके उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग लोगों की मेंटल एज, उनकी क्रोनोलॉजिकल एज को इंटू 100 करते हैं, और जिनका ये स्कोर ज़्यादा आता है उनका आईक्यू हाई होता है, और जिनका ये स्कोर कम आता है उनका आईक्यू कम होता है। ये एक फॉर्मूला है आईक्यू को कैलकुलेट करने का। नाउ इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ हम लोगों की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि क्या उनको कुछ ऐसे इंटेलिजेंस में उनके कोई इश्यूज़ आए हों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड कैन हेल्प इन असेसिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिफिकल्टीज अगर किसी को हो रही हैं तो उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट से कि उनके आईक्यू में हो सकता है उनका आईक्यू ही कम हो, इसलिए वो चीज़ों को नहीं लर्न कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका ब्रेन ही डैमेज हो गया है, ठीक है। नाउ इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यानी स्कोर्स को हम लार्ज पॉपुलेशन सैंपल पे, मतलब एक स्कोर हमने निकाल लिया और देन उसी एवरेज स्कोर से हम बाकी जो भी पॉपुलेशन है उसको जज करते हैं, कंपेयर करते हैं। रिलायबिलिटी हाई होती है, ओवर टाइम जो है वो रिजल्ट कंसिस्टेंट होता है। एक कोई बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होगा और बाद में बड़े होकर क्या उसकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं होता। वैलिडिटी भी होती है क्योंकि आईक्यू स्कोर जो है वो स्कूल परफॉर्मेंस के साथ कोरिलेट करते हैं और लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बताते हैं, तो यानी जो मेजर करने के लिए उन्हें बनाया गया है वो उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। एंड
लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म्स क्या हैं? इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन इंटेलिजेंस फैक्टर्स, जैसे एंग्जाइटी, मोटिवेशन, टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस कैन इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, यानी जो भी किसी को हो सकता है एंग्जाइटी हो, कोई लेस मोटिवेटेड हो तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब सही से उसने अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हम उसकी इंटेलिजेंस को कम मेजर कर पा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं। कल्चरल बायस हो सकता है, जैसे सर्टेन कल्चर और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर से ज़्यादा फेवर के हों। देन माइनॉरिटी ग्रुप्स में लैक फैमिलियरिटी विद टेस्ट फॉर्मेट्स लीडिंग टू लोअर स्कोर्स, एंड टेक्स्ट एग्जामिनर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स में मेक सम टेस्ट टेकर्स अनकंफर्टेबल अफेक्टिंग रिजल्ट्स। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो गई। इसके साथ हमने टेस्ट का सारे जो 6 टेस्ट थे वो हमने पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट तरीका विच इज़ इन्फॉर्मेशन को कवर करने का, विच इज़ ऑब्जर्वेशन। हम लोगों को ऑब्जर्व करके उनके बारे में अपने मन से जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या होता है, लोगों के पर्सनल किसी के बिहेवियर, इमोशंस और इंटरेक्शंस को उनको देख कर, उनको वॉच करके नोट करते हैं, उसे हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब इसके भी 3 तरीके होते हैं। पहला होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हम उनको उनकी एवरीडे एनवायरनमेंट्स, उनके जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में हम जो है उन्हें जहाँ पर वो एक्चुअली रियल सेल्फ रहते हैं वहाँ पर उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एनालॉग ऑब्जर्वेशन में कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वो एकदम खुल के जैसे वो हैं वैसे वो नहीं बिहेव करते हैं, दे आर नॉट देयर रियल सेल्फ। जैसे क्लिनिकल ऑफिस में या कहीं भी अगर आप बाहर जाते हो, क्या होता है, बच्चों को क्या घर पे पहले समझा दिया जाता है पार्टी में ले जाने से पहले कि वहाँ पे ऐसे बिहेव मत करना, तो वहाँ पर वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो वही है कि ये कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो गया। सेल्फ मॉनिटरिंग होता है कि वो खुद से ही खुद के बिहेवियर, खुद के इमोशंस, खुद के फीलिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें क्लिनिशियंस को ले जाके अपनी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में किया जाता है, जैसे होम, स्कूल और कम्युनिटी एनवायरनमेंट्स में। यहाँ पर हम लोगों की कैसे इंटरेक्शंस हैं आपस में, सोसाइटी के साथ, फैमिली में उनकी, अगल बगल दोस्तों में उनकी कैसी इंटरेक्शंस हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं लोगों के साथ, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, उनको किन चीज़ों से डर लगता है, किस सिचुएशन में वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव फील करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वर्स आर ऑफन पार्टिसिपेंट्स इन द एनवायरनमेंट, जो लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उन्हीं के एक एनवायरनमेंट का पार्टिसिपेंट बन जाता है, यानी ऐसा कि वो जान ना पाएँ कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, अदरवाइज दे विल बी बिहेविंग इन सम अदर वे, वो अपने रियल से जो फ्री बिहेवियर होगा वो नहीं शो हो पाएगा, ठीक है। एनालॉग ऑब्जर्वेशंस में हम करते हैं कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जहाँ पर हम नहीं कर सकते, जैसे क्लिनिशियंस में यूज एनालॉग सेटिंग्स ऑफन विद इक्विपमेंट लाइक वीडियो कैमराज और वन वे मिरर्स। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वीडियो कैमरा का इस्तेमाल लगा सकते हैं कि आप डायरेक्टली उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कैमरा यूज़ करो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड देन उस वीडियो को देख के हम क्या करेंगे, उसके बारे में कंक्लूजन, जैसे क्या कहा जाता है कि वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं एंड देन उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है उस वीडियो को देख के, जर्नलिस्ट वगैरह ये काम करते हैं, तो उसी वही एक एनालॉग ऑब्जर्वेशन का तरीका हम कह सकते हैं। अब इन दोनों तरीके में कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं? रिलायबिलिटी इश्यूज़। अलग अलग क्लिनिशियन जो है वो सेम बिहेवियर को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन में चेंजेस आ सकती हैं, उनके अपने जो भी सोच है, अपने पर्सपेक्टिव हैं उसके हिसाब से। ऑब्जर्वेशन में कभी कभी क्या एरर्स होते हैं, ऑब्जर्वर ओवरलोड, यानी ऑब्जर्वर जो है वो किसी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस कर सकता है क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब वो ऑब्जर्वर थक जाएगा ऑब्जर्व करते करते, तो हो सकता है कि वो सही तरीके से उतना एफिशिएंटली, उतना ज़्यादा इफेक्टिवली किसी इन्फॉर्मेशन को ना जज कर पाए, ना ऑब्जर्व कर पाए, मिस भी कर सकता है। ऑब्जर्वर बायस होता है, प्रायर नॉलेज या एक्सपेक्टेशंस कैन इन्फ्लुएंस हाउ द ऑब्जर्वर इंटरप्रेट्स द बिहेवियर। तो ऑब्जर्वर की अपनी कुछ थॉट्स, अपनी कुछ नॉलेज हो सकती है जिसकी वजह से वो रिजल्ट में एरर आ सकता है। रिएक्टिविटी का क्या इशू होता है कि ऑब्जर्वर का जो प्रेजेंस होता है वो बिहेवियर में चेंज ला सकता है उस पर्सन के, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसी सेटिंग का हिस्सा बन के उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें पता ना चले कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्रॉस सिचुएशनल वैलिडिटी होती है वेयर ऑब्जर्वेशंस किसी एक सिचुएशन में जो हम ऑब्जर्व करें, जैसे घर पे कोई इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है वो सेम टू सेम वैसा किसी पार्टी में जाएगा तो नहीं बिहेव करेगा, या किसी अगर आप ऑफिस में किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, तो वहाँ पर आप वैसा बिहेव नहीं करोगे जैसा आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं, आप अपने बॉस के साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक इंडिविजुअल बिहेव करता है, तो उसकी ऑब्जर्वेशंस भी, रिजल्ट्स भी अलग अलग आएंगे उसके पर्सनालिटी के बारे में। नाउ इन सारी चीज़ों को, इन सारे लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने सेल्फ मॉनिटरिंग का मेथड निकाला, जहाँ पर हमने कहा कि इंडिविजुअल खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में, एंड देन वो हमें बता देगा कि उसको किस वक्त पे कैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हर वक्त ऑब्जर्वर हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो जितना ज़्यादा आप खुद को खुद अच्छे से जानते हो उतना कोई नहीं जान सकता। इसका यूज़फुलनेस होता है कि ऐसे बिहेवियर्स जो बहुत कम होते हैं, मतलब जल्दी हम किसी को, मतलब जल्दी हम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बहुत लंबे समय में एक आध बार
तो ड्रग की क्रेविंग्स हो गई मान लो, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से किस पैटर्न से हो रही हैं वो सब हमें बता सकता है वो इंडिविजुअल। और ऐसे बिहेवियर्स को पता लगाने में जो कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो हम उसको इतना ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बिहेवियर्स को पता लगाने में भी मदद कर सकता है। एंड ऑल्सो कुछ प्राइवेट थॉट्स, कुछ परसेप्शंस जो कि इंडिविजुअल के अपने पर्सनल होते हैं, जो जल्दी एक्सटर्नली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम थ्रू सेल्फ मॉनिटरिंग मेथड। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? वैलिडिटी इशू होती है, कुछ अपने बिहेवियर्स को सही तरीके से वो नहीं मेजर करेंगे या कुछ अपने नेगेटिव पॉइंट्स वो लोगों के सामने नहीं लाना चाहेंगे। रिएक्टिंग टू सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स अवेयरनेस ऑफ बीइंग मॉनिटर्ड कैन अनइंटेंशनली चेंज द बिहेवियर बीइंग ट्रैक। जब उनको पता होगा कि मुझे इस बार ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपने बिहेवियर में चेंज भी ला सकते हैं। एंड देन बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं? मॉनिटरिंग माइट ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ द बिहेवियर। वही सेम लगभग बात हो गई रिएक्टिंग टू सेल्फ मॉनिटरिंग एंड बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। तो वहाँ पर उसका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा बायस्ड भी हो सकता है, थोड़ा गलत भी हो सकता है, बिकॉज वो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर तरीके से प्रिटेंड करने लगेगा बिहेव करना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सारे। आज हमने असेसमेंट यानी किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कैसे सिम्टम्स पता लगा सकते हैं, नोट करते हैं, उसके बारे में हमने सारे मेथड्स आज पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में विल बी लर्निंग अबाउट द डायग्नोसिस की कैसे हमने जो इन सारे तरीकों से जैसे भी हम इन्फॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं उससे हम कैसे पता करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे कि उनको कौन सा इशू है, कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डायग्नोसिस के मेथड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आएगा। इफ येस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस क्लास के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको और भी अच्छे स्टडी मटीरियल्स, यूजफुल स्टडी मटीरियल्स मिलेंगे वहाँ पे, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस आप टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप ये यूज़र नेम टेलीग्राम पर डायरेक्ट टाइप करके सर्च करेंगे तो भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।